फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास एक फैक्ट्री है। सो आपके फैक्ट्री में आप 100 रुपये का सामान बना रहे हैं। लेट्स टेक एन इंस्टेंस कि आप 100 रुपीज़ का सामान बना रहे हैं और आपको उसके ट्रांसपोर्टेशन में 13-14 रुपये लग जाए। इमेजिन करिए, दिस विल डिक्रीज योर प्रॉफिट। सो व्हाट दिस शोज दैट infrastructure is a constraint, is somehow pulling back the growth. तो हमारा थर्ड सेशन यूपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स का थर्ड सेशन इसी पर बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल इकोनॉमी। जो हमारे साथ इसी वीडियो में जुड़े हैं, जो इसी वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि दिस पर्टिकुलर सीरीज़ इज़ प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़। इसमें हमारा फोकस दो चीज़ों पे रहेगा, ट्रैप्स एंड टॉपिक्स। यूपीएससी कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करता है। हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि इन टॉपिक्स को हम कवर करें और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी ट्रैप्स हैं, मतलब जो भी एलिमिनेशन में इश्यूज आपको क्रिएट होंगे, उनको हम रिजॉल्व कर दें। दिस सीरीज इज़ नॉट अ कंप्लीट इकोनॉमिक सीरीज, यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट, बट दिस सीरीज इज़ अ पंच इन इटसेल्फ। हम इस सेशन में वी विल डिस्कस अपॉन सम मेजर टॉपिक्स। जैसे पहला हम गति शक्ति, कि इंडिया ने अपना लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, जो मैंने आपको इनिशियल स्टोरी सुनाई थी, दैट इज़ द लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कैसे इंडिया ने सॉल्व किया और उसमें जो मेजर टॉपिक्स चल रहे हैं, द टॉपिक्स विच इज़ ऑन गोइंग, दैट इज़ गति शक्ति एंड NLP नेशनल लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स को समझेंगे एंड इंडिया की क्रिटिकल मिनरल्स की सिचुएशन क्या है उसको समझेंगे। देन विल गो टू जो कई बार रिपीट हुआ इस टॉपिक, दैट इज़ PNGRB, उसको डिस्कस करेंगे एंड स्पेशली आफ्टर दिस गल्फ वॉर सिचुएशन पेट्रोलियम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज मिनिस्ट्री एट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री एट्रीब्यूशन मतलब यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर एरिया में कई बार मिनिस्ट्री को मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है वो, और वो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको कॉमन सेंस से बनाने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट कॉमन सेंस। वी हैव टू एक्चुअली रिमेंबर कि ये पर्सन मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल्ड है। सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट में हम फर्टिलाइजर प्राइसिंग और सर्कुलर इकोनॉमी में भी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट गति शक्ति एंड NLP, दैट इज इंडियाज लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। सो बेसिकली जो मैंने आपको डेटा दिया, दैट वाज द हिस्टोरिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है कि इंडिया की जो GDP है उसका 13 से 14% लॉजिस्टिक्स में लग जाता है। दैट इज द वेरी एग्जाम्पल विच आई गेव यू इन द स्टार्ट ऑफ दिस क्लास। दूसरा, इंडिया ने इसको 2025 में जो स्टडी हुई उससे पता लगा है कि इंडिया ने इसे 7.97% ऑफ GDP तक गिरा दिया है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये इंडिया ने किया कैसे और क्या ज़रूरत थी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को लोअर डाउन करने की। सी, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को लोअर डाउन करना क्यों इंपॉर्टेंट था। इंडिया में अगर हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लो होगा, देन आवर प्रोडक्ट्स विल बी चीपर, हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइस कम होगी, एंड प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होगी तो वी विल गेट बेटर एट एक्सपोर्ट्स, हमारे पास और फॉरेन करेंसी आ पाएगा, एंड हमारा जो BOP का क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, दैट विल बी ईजिली रिजॉल्व। दैट्स वाई हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो डाउन करने की बहुत आवश्यकता है। एंड वन मोर थिंग, हमारा बेसिक फोकस अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एंड दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल हेल्प अस इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। The second is कि we have to understand that logistics is not just transport. Logistics में transportation, warehousing, documentation, etc. सब कुछ इंक्लूड होता है। इसलिए जब आप रोड बना दें और अच्छी गाड़ियाँ ले आएँ तो आपका लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एंड इंडिया ने इसी के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया था, दैट इज गति शक्ति, एंड अलॉन्ग विद दैट वी पुट फॉरवर्ड NLP, नेशनल लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि गति शक्ति का, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट,
तो गति शक्ति का मेजर फोकस कभी भी जस्ट कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं था. गति शक्ति वॉज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा फोकस था. सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे फोकस इसका नहीं है, इसका फोकस एक्चुअली कोऑर्डिनेशन है. जो NLP है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये आता है, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसको ख्याल रखिएगा. एंड इससे रिलेटेड हम चेन को समझते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली लॉजिस्टिक्स फिक्स हुआ. फर्स्ट हमारा PM गति शक्ति एंड NMP एक साथ वर्क कर रहे थे. 2021 से 57 प्लस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये बन रहा था. उसके थ्रू हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया? मल्टी मोडल इंटीग्रेशन. सी दिस मल्टी मोडल इंटीग्रेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मल्टी मोडल इंटीग्रेशन क्या है. रोड, रेल, पोर्ट एंड डिजिटल, ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना. देखिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेकर रिटेल तक पहुंचता है या फिर आपका एक्सपोर्ट तक पहुंचता है तो इट हैज़ टू गो थ्रू मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशंस. एंड सो रोड, रेल और पोर्ट, इन सबको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करंट में भी अभी आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें. सो इफ़ वी गेट द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस मल्टी मोडल इंटीग्रेशन, हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लो हुआ. एंड हमने OECD का जो बेंचमार्क टारगेट है 8% ऑफ द GDP जो था OECD का बेंचमार्क टारगेट, उससे भी बेटर हमने इसे कर लिया 7.97%, एंड विच इज़ अ ह्यूज लीप फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. देन मैन्युफैक्चरिंग सर्टनली कॉम्पिटिटिव हुआ एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा. एंड सो GDP जो है उसका ग्रोथ सिक्योर हुआ. एंड GDP ग्रोथ का जो फोकस है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा सपना है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ गति शक्ति एंड NLP. इससे रिलेटेड कुछ करंट देख लेते हैं. ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक टारगेट बनाया है कि टॉप 25 में हम लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसके टॉप 25 में हम पहुंचेंगे बाय 2030. एंड इस बार के कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट में 24-25 के बजट में 11.1 लाख करोड़ रुपीज़, हाईएस्ट एवर इन प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है. And then one more thing, this National Industrial Corridor Development Program में 12 इंडस्ट्रियल सिटीज़ को इंक्लूड करने की बात हुई है. देन यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये जो हमने जो यहाँ पे पढ़ा था ना डिजिटल वाला, ये वाला कंटेंट है. डिजिटल मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट इन प्लानिंग. हमने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया दैट इज़ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म. इसमें हमने देखा कि 160 प्लस करोड़ ट्रांजैक्शन अगस्त 2025 तक हमने इसमें नोट किया है. सो देयर इज एन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग इटसेल्फ एंड द नेम ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म. ठीक, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स. लेट्स अंडरस्टैंड क्रिटिकल मिनरल्स. पहले समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं. क्रिटिकल मिनरल्स कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ इसका एक और प्रॉब्लम आता है दैट इज इट इज़ रेयर इन सप्लाई. देखिए, ऐसे कई मिनरल्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सम आर रेयर इन सप्लाई चेन. और इसके जनरली बहुत मॉडर्न यूजेस होते हैं, मॉडर्न एंड स्ट्रेटेजिक यूजेस होते हैं. इनका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे सोलर, डिफेंस, EV, विंड एनर्जी. इसका पूरा आपको छोटा सा एक लिस्ट जो है यहाँ पे है. EV बैटरीज, अब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं EV बैटरीज में, वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स, वेरियस सेंसर्स, इनमें यूज़ होता है इनका. सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, इन सारे चीज़ों में इन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्रिटिकल मिनरल्स का होना इन इटसेल्फ एक्चुअली इंश्योर्स ग्रोथ. बिकॉज अगर आपको फ्यूचर में लेके जाना अपने कंट्री को तो यू हैव टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देन. एंड व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को आइडेंटिफाई करने का एक काम दिया गया है. दे हैव आइडेंटिफाइड 30 मिनरल्स एज क्रिटिकल मिनरल्स. उन्होंने एक लिस्ट निकाली है 30 मिनरल्स. और क्या वो 30 मिनरल्स जो है सारे इंडिया के पास है? नहीं, इंडिया के पास इन सब का क्या बोलते हैं प्रोडक्शन नहीं होता है. आवर लैंड डजंट हैव all these minerals, some of them have to be imported. So again इसका कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा अपन ज्योग्राफी से कनेक्ट करेंगे, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन से भी इनका कनेक्शन होगा. एंड ये आपको मैं एक
होमवर्क के रूप में देता हूँ. जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट इज द गोल्डन लिथियम ट्रायंगल. इसको जानिए कि व्हाट इज द गोल्डन लिथियम ट्रायंगल. ट्राई टू अंडरस्टैंड विच कंट्रीज आर देयर इन गोल्डन लिथियम ट्रायंगल. इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर ज्योग्राफी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल. अब देखिए भाई, हमारे पास एक क्रिटिकल मिनरल है. अब अगर हमने बताया कि ये सारा जो है उनमें से कुछ हमें इंपोर्ट करना होता है. अब अगर इंपोर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें काबिल बनना होगा इंपोर्ट करने के. हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को काबिल बनाना पड़ेगा हमें. काबिल कैसे? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसका काम है. काबिल का काम सिर्फ अब्रॉड के लिए, याद रखिएगा. काबिल डोमेस्टिक कंसर्न्स को नहीं देखता क्रिटिकल मिनरल्स के. इट ओनली एक्वायर्स एसिड अब्रॉड. जैसे इसने 2024 में अर्जेंटीना में लिथियम सप्लाई इसको मिला था एट काटामार्का प्रोविंस. इट्स अ प्रोविंस इन अर्जेंटीना जिसको बोलते हैं काटामार्का प्रोविंस. काबिल जो एक बॉडी है उसको कैसे बनाया गया था? नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और MECL तीनों को इंटीग्रेट कर, तीनों ने मिल के काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया. दैट वाज इट. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इंडिया के जो स्टेटस है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स. अब देखिए, पूरे 30 आपको याद नहीं रखना है. यू कैन टेक अ लुक एट इट, बट मुझे नहीं लगता पूरा 30 आप याद रख पाएंगे. सो यू शुड हैव सम मेजर नेम्स. मैंने कुछ मेजर नेम्स आपके लिए निकाल दिए, जैसे ग्राफाइट, टाइटेनियम, मैंगनीज, ये इंडिया के पास है. उसके साथ साथ सीरियम और नियोडाइनियम. नियोडाइनियम इज यूजुअली यूज्ड इन हेडफोन्स. जो अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स होते हैं उसमें नियोडाइनियम मैग्नेट्स यूज होता है. देन व्हाट इट लैक्स? लिथियम. लिथियम के रिजर्व्स हमारे पास कम है. कोबाल्ट, निकल, टर्बियम एंड यूरोपियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिसमें वी लैक दम. अब इसमें हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया ने साइन किया था जून 2023 में, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. ये US लेड एक इनिशिएटिव है. इसी का इनिशिएटिव का एक आर्म है जो फाइनेंशियल आर्म है, उसे बोलते हैं मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंशियल नेटवर्क, which actually takes the financial initiative है ये. It takes care of the finances for actually acquiring the critical minerals for the member countries, जिसको सितंबर 2024 में इंडिया ने साइन किया. देन राइज, ये जापान के द्वारा, वर्ल्ड बैंक और जापान के द्वारा लेड एक इनिशिएटिव है जो फोकस करता है डेवलपिंग कंट्रीज को. डेवलपिंग कंट्रीज शुड ऑल्सो गेट एक्सेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल. सो सी, दिस इज ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम जो आपके मेंस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर सकता है. दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सेस टू द क्रिटिकल मिनरल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज द पावरफुल कंट्रीज विल इमीडिएटली टेक कंट्रोल ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स. तो उसके लिए एक राइज करके इनिशिएटिव है. ठीक है. करंट अफेयर से रिलेटेड ये है कि अपने जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स मिले. ये आपको स्लाइड मिल जाएगी, उसमें और डिटेल में देखिएगा, यहाँ क्लियर नहीं है. जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व मिले एट रियासी डिस्ट्रिक्ट. 5.9 मेट्रिक टन का हमारा उसका कैपेसिटी है. देन एक टेलिंग्स प्राइवेट पायलट प्रोजेक्ट हमारा है. टेलिंग्स पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है जो रिफ्यूज मटेरियल है, जो मटेरियल बच गया इंडस्ट्री से, उससे क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें से टेलिंग्स, देन फ्लाई ऐश जो है इट कम्स आउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स आफ्टर बर्निंग द कोल. उसी तरीके से रेड मड जो है वो बॉक्साइड से निकलता है, रेड मड. इन सब से एक्सट्रैक्ट करने की एक मुहिम है क्रिटिकल मिनरल्स को. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज MMDR. अब देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था कि काबिल वॉज फॉर अब्रॉड, बट वॉट अबाउट इंडिया? इंडिया में देयर इज एन एक्ट दैट इज MMDR. ठीक है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसको 2025 में अमेंड किया गया. उसमें से कुछ रिफॉर्म्स हुए, माइनिंग लॉ में रिफॉर्म्स हुए फॉर MMDR, सो दैट क्रिटिकल मिनरल्स को डोमेस्टिक प्लेन में बेटर पॉलिसी, बेटर रिफॉर्म्स मिल पाए. इसके लिए हमने कुछ चेंजेस किए, उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं. अब इसमें एटॉमिक मिनरल्स जो है ना, कुछ एटॉमिक मिनरल्स हैं, इनकी प्राइवेट एंट्री, मतलब प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई. जैसे 6 मिनरल्स जो क्लासीफाई गए थे प्राइवेट, क्लासीफाई किए गए थे एज एटॉमिक, उसको और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोहिबिटेड थे, उनको अब डी लिस्ट किया गया है. सो अब नाउ प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो एक्सप्लोर एंड माइन. ओके, सो माइनिंग नाउ हैज़ बिकम कॉम्पिटिटिव. बेहतर माइनिंग हो पाएगी बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हैज़ कम इन टू द प्ले.
और उसमें जो 6 मिनरल थे वो थे बेरिलियम, लिथियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम एंड जिरकोनियम। ये 6 के नाम हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। देन सेकेंड चेंज जो आया, अब एक नया लाइसेंस निकाला गया। लाइसेंसिंग प्रोसीजर में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब एक नया लाइसेंस लाया गया, उसे बोलते हैं एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। पहले क्या था, रिकॉनेसेंस का अलग लाइसेंस था, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लाइसेंस, ये डिफरेंट लाइसेंसेस थे। अब उन्होंने एक नया लाइसेंस निकाला जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के नाम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया गया, विच इज़ ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट के अंडर वो पर्टिकुलर मिनरल मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट विल गिव दैट लाइसेंस। इसमें भी एक चेंज लाया गया कि माइनिंग लीज एंड कॉम्पोजिट लाइसेंस, इसके बारे में कुछ चेंजेस लाए गए। बिफोर, पहले क्या होता कि स्टेट गवर्नमेंट जो था, इट यूज टू गिव ऑक्शन ऑल द मिनरल लीजेस। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता था मिनरल लीजेस देना, बट नाउ अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन लीजेस को देगी। बट आपको इसमें थोड़ा सा एक डिटेल समझना है कि पहले माइनिंग लाइसेंस और कॉम्पोजिट लाइसेंस सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, पर लीज और रेवेन्यू जो है फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। मतलब ये दोनों लाइसेंसिंग ऑल दो सेंटर देगा, बट इसके जो रेवेन्यू और लीज है फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ही उस कंपनी को प्रदान करेगी या देगी। ठीक है, इसमें 2025 में कुछ छोटे अमेंडमेंट्स और थे, जैसे नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। पहले सिर्फ एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट था, अब डेवलपमेंट भी ऐड कर दिया गया। रॉयल्टी कंट्रीब्यूशन जो है 2% से 3% दिया जाएगा लीज होल्डर्स को। देन मिनरल एक्सचेंजेस को इनेबल किया गया। लास्ट में कुछ एक टेक्नोलॉजी है, जीरो वेस्ट, डीप सीटेड माइनिंग, इन सबको प्रमोट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। एंड वी डोंट हैव टू गेट इनटू वेरी डीप डिटेल्स ऑफ दीज टॉपिक्स। और ये एक था कि 2024 में इससे रिलेटेड, ये रॉयल्टी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक थोड़ा सा पुराना करंट आता है। एससी सुप्रीम कोर्ट का माडा जजमेंट, उसमें 9 जज की बेंच ने बोला कि रॉयल्टी इज़ नॉट इक्वल टू टैक्स। It's a very small, it might seem as a small thing to say, but अगर ये टैक्स नहीं होने के वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट कैन पुट अपॉन सेस सेपरेटली, नहीं तो फिर अगर क्या बोलते हैं टैक्स होता तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता। एंड रॉयल्टी को उन्होंने पेमेंट फॉर माइनिंग के रूप में करार किया, इट इज़ नॉट अ टैक्स। इसमें से सब कुछ करंट एक स्ट्रिप है। करंट एक तो रॉयल्टी इज नॉट इज इक्वल टू टैक्स, वो बात हो गई। वैल्यू चेन पहले समझते हैं। इसके 3 टायर होते हैं इस पूरे वैल्यू चेन में। फर्स्ट इज अपस्ट्रीम, सेकंड इज मिड स्ट्रीम एंड थर्ड इज डाउनस्ट्रीम। देखिए अपस्ट्रीम में एक्सप्लोरेशन, उसके बाद पहले एक्सप्लोरेशन होगा, देन प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, मीन्स एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। इस पार्ट में PNGRB का कोई रोल नहीं है। PNGRB प्लेज नो रोल इन अपस्ट्रीम प्रोसेस। इसके रेगुलेटर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों का रोल है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देन जैसे मिड स्ट्रीम में आते हैं एंड डाउन स्ट्रीम में आते हैं, तब PNGRB का रोल होता है यहाँ पे। एंड मिड स्ट्रीम मीन्स पाइपलाइन, स्टोरेज, LNG टर्मिनल्स। LNG जो है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टर्मिनल्स में जाता है, और लास्ट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक पाइप्स में यूजुअली आपने दिल्ली में देखा होगा, देयर आर पाइपलाइन फॉर नेचुरल गैस। उन पाइपलाइंस के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस बोलते हैं उनको। उसका रेगुलेटर PNGRB है। एंड PNGRB comes under PNGRB Act 2006. Then Tier 3 में, if you see the Tier 3, that is downstream. इसमें अगेन PNGRB आता है, दैट इज रिफाइनिंग। डाउनस्ट्रीम में रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड रिटेल, और CNG स्टेशन, ये सब अंडर द कंट्रोल ऑफ PNGRB आता है। तो दैट सेम थिंग हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, दैट PNGRB अब मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ओनली में आता है, अपस्ट्रीम में नहीं आता। देन we have to remember by memory that at ground there is no PNGRB and after the ground there is PNGRB. And एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इज इट द फर्स्ट रेगुलेटर एंड ऑल? नो, PNGRB was formed in 2006. इनफैक्ट उसका एक ऑप्शन दिया गया था SEBI, बट SEBI was formed in 1988. Yes, RBI is the oldest after independence if you see. ठीक है, PNGRB is not the first regulatory body. इसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे अभी नेचुरल गैस का जो शेयर है वो अभी 6.7% है। टोटल एनर्जी में नेचुरल गैस का शेयर इंडिया में 6.7% है। इसका टारगेट है हम उसको 15% करेंगे बाय 2030। एंड दिस
body, that is PNGRB, right now is a technical advisory body for what? Ministry of Petroleum and Natural Gas. अब हम कुछ मिनिस्ट्रीज को बॉडी या स्कीम से कनेक्ट करेंगे. जैसे एक था क्वेश्चन, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड. इसका यूजुअली इट कैन बी कंफ्यूज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट डजंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑटोमोटिव, सो इट्स हैवी मशीन, सो इट कम्स अंडर हैवी इंडस्ट्री. सिमिलरली क्वायर से क्या करते हैं? यूजुअली हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ओके, सो इट डजंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. It comes under Ministry of MSME. Similarly, National Center for Trade and Information doesn't come under Ministry of MSME. ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है. एक और इंडस्ट्री NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसे नीति आयोग नहीं देखता. सिमिलरली FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसको भी नीति आयोग ने नहीं देखता. फर्स्ट वाले के लिए NIF के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाता है. सिमिलरली FSDC के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली इसको टेक ओवर करता है. एंड यू नो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ऑफकोर्स नहीं आता है. दिस इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री विच वॉज क्रिएटेड इन 2021. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं बनाता. वी हैव लर्नड दैट लॉजिस्टिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट. इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ चेन इन इटसेल्फ. हमने पिछले स्लाइड में देखा है. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है. फर्टिलाइजर एंड प्राइसिंग, इसको समझते हैं. सो देर आर 2 वेरिएशंस इन फर्टिलाइजर अकॉर्डिंग टू इसके प्राइसिंग को किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करता है. यूरिया एंड नॉन यूरिया. यूरिया का जो MRP है, इट इज फिक्स्ड. हु फिक्सेस इट? कौन फिक्स करता है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. इसका लीगल बेसिस है, इट इज स्टैट्यूट के द्वारा, एक लॉ के द्वारा ये फिक्स्ड है. कैसे? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985. इसके लिए बेसिकली प्रोसेस क्या है कि गवर्नमेंट जो है डिफरेंस पे करता है प्रोडक्शन कॉस्ट का और MRP का के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको पे करता है वो. और इसका सब्सिडी का स्केल बजट 2024-25 में 1.68 लाख करोड़ का बजट का इसका हमारा पेमेंट होगा. वी हैव टू पे लाइक फॉर सब्सिडी द पेमेंट्स विल बी अराउंड 1.68 लाख करोड़. अब देखिए, बिकॉज इट इज MRP जो है वो फिक्स MRP बेचता है एंड वी पे द सब्सिडी, गवर्नमेंट पेज द सब्सिडी. सो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स द चीपेस्ट फर्टिलाइजर. और चीपेस्ट होने की वजह से सबसे ज़्यादा ओवर यूज होता है. दिस लीड्स टू NPK, जो हमारा फर्टिलाइजर का रेशियो होता है, उस रेशियो में इम्बैलेंस है. द आइडियल रेशियो इज 4 नाइट्रोजन 2 and 1. ये होना चाहिए हमारा रेशियो, NPK का रेशियो. बट इंडिया में एक्चुअली 8:3:1 का रेशियो होता है. इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन होता है. तो दिस काइंड ऑफ प्राइस डिस्टॉर्शन जो होता है, इट लीड्स टू यूसेज का डिस्टॉर्शन एंड इट लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन. उसी तरीके से जो नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनमें क्या कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती? नहीं. इसको ख्याल रखिएगा. वी डू गेट सब्सिडी फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. इसका MRP जो है वो मैन्युफैक्चर फिक्स्ड होता है. और गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी करती है, MRP बेस्ड नहीं. सब्सिडी तो होती है, MRP बेस्ड यहाँ होता है यूरिया में, न्यूट्रिएंट बेस्ड यहाँ पे होता है. ये क्या करती है? जो भी आपका फर्टिलाइज़र है, उसका जो भी आप MRP सेट कर रहे हो वो सब तो ठीक है, पर केजी में आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से आप यू विल गेट द सब्सिडी. एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट म्यूरिएट ऑफ पोटैश, मतलब पोटैश के लिए इंडिया 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है. वी डू नॉट हैव एनी प्रोडक्शन ऑफ पोटैश. एंड फॉर थोड़ा सा इसमें अगर हम जानना चाहें तो देर आर 2 एलिमेंट्स विच आर अमोनिया एंड सल्फर. अमोनिया एंड सल्फर 2 हमारे केमिकल्स से जो यूज़ होते हैं इन क्या बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. एंड दैट नेचुरल गैस से अमोनिया मिलता है हमें, एंड बाई प्रोडक्ट सल्फर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनरी. इसमें कुछ करंट अफेयर के आते हैं. 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर. उसमें हमने क्या किया कि भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, ऐसे करके एक हमने सिंगल एक ब्रांड बनाने की कोशिश की इंडियन गवर्नमेंट में. दैट इज नोन एज भारत के नाम से, सिंगल ब्रांड फॉर ऑल NPK
NPK के सारे जितने भी फर्टिलाइजर्स है उसके लिए। देन देर इज़ वन 2021 का इफ्को ने एक नैनो यूरिया करके एक लिक्विड था जो 500 ml ऑफ बॉटल विल बी इक्वलेंट टू 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। उसका प्राइस 240 रुपीज़ रखा गया था। देन वन स्कीम इज PM प्रणाम स्कीम, बजट 2023 का था ये। इसका फोकस ये था कि अगर कोई भी स्टेट अपना यूरिया या केमिकल फर्टिलाइजर का अगर कंजम्पशन को लोअर डाउन करता है, इफ़ इट लोअर्स डाउन, देन उसको 50% तक सब्सिडी सेविंग्स में जो है वो उसको जो भी वो सब्सिडी सेव करेगा उसका 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उसको एज अ ग्रांट टू पर्टिकुलर स्टेट। सो फोकस क्या हुआ इससे, व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइंग टू अचीव? टू रिड्यूस द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर इकोनॉमी। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी जो चल रहा है अपना फोकस जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी पे। इसके पहले हम समझते हैं व्हाट इज लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी जो है फोकस ऑन टेक, मेक, यूज एंड डिस्पोज। सिंपल था कि भाई किसी भी चीज़ को रॉ मटेरियल को लो, फिर उससे कुछ बनाओ, फिर यूज़ करो एंड डिस्पोज कर दो। दैट वाज अ सिंपल इकोनॉमी, बट इट वाज नॉट सस्टेनेबल। अब हमारे जो गोल्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल्स हैं, तो हमें इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फोकस रहना है। सो इसका रिजल्ट क्या होता था कि देयर इज़ अ वेस्ट बहुत ज़्यादा होता था एंड एक्सट्रैक्शन, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर एंड मोर। पर अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल नॉट गेट फॉर द फ्यूचर यूज़, हमें फ्यूचर यूज़ के लिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई वी केम टू द सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी किस पे फोकस है? रिड्यूस। आप रिड्यूस करिए अपने प्रोडक्ट कंजम्पशन को, रीयूज़ करिए, उस प्रोडक्ट से निकालिए नए प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स आप रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल करिए, रिपेयर करने पे फोकस है। देन रिफर्बिश, फिर से बनाइए उस प्रोडक्ट को, नया करके दीजिए, उसे रेट्रोफिटिंग करके नया करिए, या फिर रिसाइकल एंड देन अनदर इज रिसाइकल। सो वेस्ट बिकम्स इनपुट अगेन। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लीनियर इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इज, लीनियर इकोनॉमी में वेस्ट इज द एंड प्रोडक्ट, पर सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट इज द न्यू इनपुट। ये हम ख्याल रखेंगे। इससे एक UPSC का क्वेश्चन आता था कि इफ हम सर्कुलर इकोनॉमी में मूव होंगे तो क्या होगा? रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन लोअर डाउन होगा। व्हाई? बिकॉज वी आर इनटू दिस, वी हैव शिफ्टेड इनटू दिस मॉडल। देन अगर हम रॉ मटेरियल कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग एनर्जी, जो प्रोसेस करने के लिए हमें एनर्जी लगती थी, वो भी कम होगी। देन GHG ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन, दे विल ऑल्सो लोअर डाउन। एंड सिमिलरली वेस्ट जनरेशन, हमारा ये तो फोकस ही है ना कि वेस्ट ना हो, वेस्ट जनरेशन विल लोअर डाउन। सो दैट वाज इट कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या करता है? रिड्यूसेस GHG एमिशन, स्टेटमेंट ये थे। देन रिड्यूसेस रॉ मटेरियल यूज एंड रिड्यूसेस प्रोडक्ट वेस्टेज। रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का था, तो उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको द प्रोड्यूसर हैज़ क्रिएटेड द प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएट कर दिया प्रोडक्ट उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके एंड ऑफ लाइफ EOF, एंड ऑफ लाइफ EOL, एंड ऑफ लाइफ तक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कई बार सैमसंग के आप स्टोर में जाएंगे या फिर सैमसंग के सर्विस सेंटर, तो उसमें रिसाइकलिंग का एक बॉक्स लगा रहता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन उनके टारगेट्स होते हैं दैट यू हैव टू रिसाइकल सर्टन लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स। E-वेस्ट रूल्स 2022, इसमें EPR को एक्सटेंड किया गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए भी। देन बैटरी वेस्ट रूल्स एक बनाया गया, इसमें EV बैटरी का रिसाइकलिंग का लिंक आया। देन देर इज 2 कॉन्सेप्ट जो आते हैं, राइट टू रिपेयर एंड मिशन लाइफ। राइट टू रिपेयर में ये होता है कि अब नाउ देर इज अ नॉर्म कि कंपनीज को प्रमोट किया गया है कि कंपनीज मस्ट गिव ऑप्शन फॉर रिपेयर, मतलब यू मस्ट गिव सम, आपको क्या बोलते हैं उसके डिटेल गाइडलाइंस देने होंगे, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो रिपेयरेबल हो। ऐसा नहीं कि यू हैव टू जस्ट रिप्लेस द प्रोडक्ट, पूरी तरीके से मॉड्यूलर प्रोडक्ट नहीं बनाना है। दीज ऑल थिंग्स जो है उस पर फोकस किया गया है कंपनीज के द्वारा। एंड देन मिशन लाइफ का फोकस था कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम लीनियर इकोनॉमी टुवर्ड्स द सर्कुलर इकोनॉमी। बेसिकली यू हैव टू, दिस शिफ्ट वाज मिशन लाइफ। तो इस लास्ट स्लाइड में मैं आपके सामने कुछ PYQs रख रहा हूँ। टेक अ लुक एट दीज स्टेटमेंट्स, ट्राई सॉल्विंग देम। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल। थैंक यू।